हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन। इसके पहले दोस्तों हमने जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा, उसको टोटली कंप्लीट किया हुआ था। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको वो पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए एंड वीडियो सेक्शन में जाइए। आपको टोटल वीडियोस जो हमारे पहले के बने हुए सभी चीज वहां पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, तो आज की वीडियो की हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करना है, जैसे कि जिसका आप नाम देख पा रहे हो वेरिएशन है, और इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही अलग टाइप का चैप्टर है। इसके पहले ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेट करता है आप लोग के प्रीवियस स्टैंडर्ड जो आपने 7th में भी पढ़ा होगा। कुछ आपने अलग अलग स्टैंडर्ड यानी कि 5th एंड 6th में भी कुछ चीजें सीखी होगी, तो वही सब चीज रिलेट करके न्यू चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें। तो क्या होता है ये चैप्टर में आपको बारीकी से समझाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, तो ही आपको आज का जो बेसिक चीजें है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी न्यू चैप्टर के लिए, क्योंकि यही चैप्टर में हम लोग आपको बेसिक सिखाते हैं। तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा, आप सीधा सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए लास्ट तक जरूर से देखिए। तो सबसे पहले आपके बुक में कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। डायरेक्टली रिकॉल करने का क्वेश्चन है कि आप लोग अगर 5वीं 6वीं के बच्चे होते तो भी आप इसको सॉल्व कर पाते हो, लेकिन आप तो 8th स्टैंडर्ड के हो और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन इस तरह पूछा है कि इफ द रेट ऑफ द नोटबुक इज 240 रुपीज पर डजन। मतलब आपको क्या पूछा है कि एक मतलब रेट है जो नोटबुक, आप मार्केट में कभी नोटबुक खरीदने जाते होंगे ऑब्वियसली, तो एक रेट बोला है 240 रुपया पर डजन। मतलब हर डजन, मतलब आपको पता है डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो 12 पीस ऑफ नोटबुक जो है वो आपको 240 रुपीज में मिला। ये आपको बोला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। तो आपको पूछा है कि अगर 240 रुपए में आपको एक डजन नोटबुक मिलता है तो 3 नोटबुक कितने का मिलेगा, ये आपको निकालना है। फिर आपको पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द 9 नोटबुक्स, मतलब 9 नोटबुक्स कितने का मिलेगा। साथ ही में आपको पूछा है 24 नोटबुक कितने का मिलेगा, और 50 नोटबुक आप अगर आप एक ही बार खरीदोगे तो आपको कितने का मिलेगा। ये सभी चीज जो है आपको पूछा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका बेसिक जो है रिकॉल करो, उसको रिकॉल करो कि आपने 5वीं 6वीं 7वीं में ये सब क्या पढ़ा है, और इसके हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्योंकि ऐसे ही तरीके का आपका जो वेरिएशन चैप्टर है, इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है, इसके लिए हम लोग ये पढ़ने वाले। तो सबसे पहली बात, ये आपको ये वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे 240 रुपीज डजन। 240 रुपीज डजन है, इसका मतलब क्या है 240 रुपए में आपने 12 पीस खरीदे। तो एक पीस अगर आप खरीदने जाते तो कितने का मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि अगर आप कभी भी जाओगे कुछ चीज खरीदने के लिए डजन के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर बोलेगा कि हाँ ये इतने रुपए डजन है, आप केले भी खरीदने जाते हो तो कोई बोलता है 40 रुपीज डजन है, ठीक है। तो 40 रुपीज डजन है, तो एक केला अगर आप खरीदते हो तो कितने का मिलेगा। तो क्या करना पड़ता है, जितना रुपीज में आपने खरीदा डजन को, उसको डिवाइड कर दो। तो नॉर्मली आपने खरीदा 240 रुपए में, कितना खरीदा, एक डजन खरीदा। एक डजन मतलब कितने होते हैं, 12 केले। सॉरी, केले की बात नहीं करेंगे, नोटबुक, यहाँ पे हम लोग नोटबुक की बात कर रहे हैं, एनबी, ठीक है, नोटबुक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो समझ लो मैंने 240 रुपए में 12 नोटबुक खरीदे, मतलब एक डजन नोटबुक खरीदे। तो एक नोटबुक कितने का होगा, सिंपली डिवाइड कर लो। वी नो दैट 12 1 सा 12 एंड 12 2 सा 24 होता है, और ये 0 20 हो गया, मतलब एक नोटबुक 20 रुपए का है। तो अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो एक नोटबुक था वो कितने रुपीज का है, 20 रुपीज का है, तो मैं निकाल सकता हूं ये सब। तो 3 नोटबुक कितने हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, दैट इज 60 रुपीज हो गया। करेक्ट है। अगर 9 नोटबुक खरीदना है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 180 रुपीज का, ठीक है। 24 नोटबुक खरीदना रहेगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लगभग 48 और 0 480 रुपीज का हो जाएगा। करेक्ट है। एंड 50 नोटबुक खरीदना होता तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज हो जाएगा 1000 रुपीज का। मतलब अगर मैं एक डजन नोटबुक खरीदा था तो मुझे 240 रुपए लगे, वही अगर मैं एक नोटबुक खरीदता तो सिर्फ मेरे को लगते 20 रुपया। तो अगर मैं 3 खरीदता, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60, 9 कर दूंगा तो 180, 24 कर दूंगा तो 480, 50 कर दूंगा तो 1000। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से कोई भी चीज का, अगर मार्केट में आप कभी अकेले भी जाते हो, मम्मी पापा के साथ नहीं जाते, क्योंकि हो तो आप छोटे ही 8th स्टैंडर्ड में हो, मतलब छोटे ही हो, तो कुछ चीज अगर खरीदने जाते हो तो नॉर्मली आपके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन चलना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं दोस्तों। ये मैथ्स पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि आपके ये सब चीज डे टू डे लाइफ में यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब आगे पढ़ोगे, प्रॉफिट निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सभी चीज आगे आगे आप सीखोगे, तो ये सब रियल लाइफ में काम आते हैं दोस्तों। तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चीजें काम आती है, कुछ कुछ चीजें नहीं काम आते, लेकिन सिलेबस का एक हिस्सा होता है, तो हमें पढ़ना होता है दोस्तों। तो आप ये चीज को समझ सकते हो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यही सब चीज से हम लोग को मार्केटिंग करना जो है वो आता है, और चीजें खरीदना और बेचना जो है वो आता है। करेक्ट है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था फटाफट समझ में आ गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक रिकॉल करने के लिए, आपका बस दिमाग खोलने के लिए यहाँ पे आपके सिलेबस में पहले पेज पे दिया हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, जो आप देखोगे, जो कि है आपके बुक में लिखा हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। अभी डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग बताएंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, हम लोग नंबर की बात करेंगे लेकिन पहले अल्फाबेट के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक अल्फाबेट है, लेट्स सपोज एक्स, तो अगर मेरे को कोई बोला है कि ये सामान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी और सामान से, मतलब किसी एक का प्राइस जो है वो दूसरे प्राइस के ऊपर, दूसरे के किसी सामान के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली उसको वेरिएट करेंगे। तो यानी कि एक्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वाई से, यानी कि डायरेक्टली रहेगा। इसको बोलेंगे कैसे हम लोग, कि हम लोग बोलेंगे कि एक्स इज डायरेक्टली टू वाई, या फिर इसको बोलेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका सिंबल कैसा है, इस तरह से सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली वेरिएशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो था कि एक्स जो है यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएट करता है वाई से, डायरेक्टली वेरिएशन करता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई से, इस तरह से लिखते हैं। तो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि यही सब चीज है। और एक और चीज है इसमें बताना रहेगा, जो कि है कि अगर ऐसा कुछ बोला है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई या फिर एक्स इज डायरेक्टली वेरिएट टू वाई, तो इसको आपको करना क्या है, आगे क्या करना है, ये तो बोल दिया ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये है कि अगर किसी एक्स, मतलब कोई भी चीज का प्राइस हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई भी किसी का प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में करना है तभी तो मुझे पता चलेगा। तो मुझे यहां पे ये साइन जो है प्रोपोर्शनलिटी का, उसको हटा के इक्वल का साइन यूज करना है। तो मैं कैसे करूंगा, हमेशा याद रखना कि इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लूंगा एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे मैं लिख दिया इक्वल, और ये हटाने के लिए मुझे क्या लगा, एक कांस्टेंट लगा जिसका नाम है के। मैंने क्या ले लिया, एक के नाम का एक नंबर ले लिया, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 2 3 माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो के मैंने ले लिया और मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, बीच में डॉट डाल दिया, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई, ये आपका एक इक्वेशन रहेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि x जब भी y से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वेरिएट रहेगा, तो हमेशा याद रखना कि x को इक्वल के फॉर्म में लिखने के लिए के मल्टीप्लाई बाय, मतलब y को के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और एक एग्जांपल आपको कराऊंगा ताकि आपको कि क्या किया हमने, मतलब क्यों किया, ये आपको टोटली समझ में आ जाए दोस्तों। तो एक क्वेश्चन बोला है, ठीक है, मैं आपको भी रीड करके बताता हूं फ्रेंड्स। नॉर्मली क्या क्वेश्चन है, x वेरीज डायरेक्टली एज y, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि x जो है वैरी कर रहा है डायरेक्टली, मतलब क्या बोला है, सेम यही कि x जो है y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली वेरिएट करता है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, और जो फॉर्मूला इसको मैं टॉप पे कहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। क्या फॉर्मूला है हमारा, x इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय y, ये हमारा फॉर्मूला, आपको ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं लेके दिखा रहा हूं, जो कि यहाँ पे बोला हुआ है आपके सिलेबस में ही, आपके सॉल्व एग्जांपल में पेज नंबर 35 पे आप देखोगे। क्वेश्चन इस तरह से बोला है कि x वेरीज डायरेक्टली विथ y, डायरेक्टली एज y, और यहाँ पे x और y का वैल्यू दिया हुआ है कि x जो है आपका 5 है और y जो है आपका 1 है, ये आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी y 30 है, मैंने किसी और का देख लिया, तो y 30 है, x 5 है और y जो है वो 30 है, ऐसा आपको बोला है। और क्लियरली बोला है कि x जो है वो डायरेक्ट वेरिएट करता है y से। ओके, हमें क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, मतलब आपको निकालना क्या है, फाइंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है आपका, के होता है कांस्टेंट, तो फाइंड कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, और साथ ही में क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। ये भी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएबल को भी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, ये बहुत जरूरी एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है ना, आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो ये x और y का कुछ वैल्यू दे देगा और बोला रहेगा कि x जो है डायरेक्टली वेरी करता है y से, फिर से आपने बोलेगा कि आपको निकालना है कांस्टेंट का वैल्यू यानी k का वैल्यू, और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। तो कैसे निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ईजी है दोस्तों, बस आपको बस बिल्कुल एक बार ध्यान से आप देख लोगे ना, तो थोड़े 100% जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा बोला है इसमें कि x जो है वो डायरेक्टली वेरिएट्स है y से, तो आपको ऐसा लिख भी देना है। क्या बोला है यहाँ पे कि x वेरीज डायरेक्टली एज y, क्वेश्चन में ही बोला है तो वही लिख दो कि x वेरीज डायरेक्टली, x वेरी क्या कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है एज y, जैसा x है वैसे ही y जो है वेरी कर रहा है, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x नीचे जाएगा मतलब डाउन होगा, डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से। इस तरह ही लिखते हैं हम लोग कि x अगर डायरेक्टली वेरी करता है y से, तो ये हमारा हमेशा हम लोग लिखते हैं इसको कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। करेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ लेते हैं।
कि x अगर y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको याद है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यानी इक्वल का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ k को मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आपको लिख दो यहाँ पे कि x जो है इज इक्वल टू k इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू के इंटू वाई। अब मुझे x और y का वैल्यू पता है, दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं x की जगह पे 5 लिख सकता हूँ क्योंकि दिया हुआ है, और इज इक्वल टू k हमें पता नहीं है तो k अननोन हो गया, और y मुझे पता है, मल्टीप्लाई है ना बीच में, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो y इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो लिख दिया y की जगह पे 30। k का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो k कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, k इज इक्वल टू 5 और उसके नीचे 30 आ जाएगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई 30 हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं, यस, 5 1 5 होता है, 5 6 30 होता है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा k है, k का जो वैल्यू आ रहा है 1 और नीचे 6 मतलब 1/6 आ रहा है, तो k का आपका आंसर आ गया 1/6। और यही तो है आपका कांस्टेंट का वैल्यू जो आपको पूछा था निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये आपको पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, k होता है, तो k इज इक्वल टू 1/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो आपको पहला चीज आ गया, k इज इक्वल टू 1/6। अब आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कांस्टेंट k तो आप आसानी से चुटकी बजाते निकाल लोगे, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो आप कैलकुलेट करने में हो ही गए हो, जितना हमारा लेक्चर आपने देखा है, बहुत प्यार दिया है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करना सीख गए हो दोस्तों। अब मेन बात यहां पे बोला है कि आपको निकालना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कैसे निकालते हैं, हम लोग को एक पता है कि इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, पहले हेडिंग लिख दो, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, सेम वही चीज जो आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल इज नथिंग बट x इज इक्वल टू k y। ये आपका फॉर्मूला जो है ना, यही तो है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें खाली वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है आपका, एक k का जो वैल्यू आएगा वो उसमें डाल दो। k का वैल्यू क्या है आपका 1/6, यानी कि x जो है, x और y का वैल्यू नहीं डालना है। इक्वेशन ऑफ वेरिएबल जब भी आप करोगे तो x एंड y का वैल्यू नहीं डालना होता है, सिर्फ कांस्टेंट k का वैल्यू डालना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला लिख दिया, x इज इक्वल टू के वाई। x मुझे नहीं डालना है, k का वैल्यू मुझे मिला है, दैट इज 1/6 मिला है, और y जो है y वो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/6y हो गया। ये सबसे पहला चीज आ गया कि x जो है वो 1/6y है, वही हम लोग y भी निकाल सकते हैं यहाँ से। x का तो वैल्यू मुझे मिल गया ना, x इज इक्वल टू 1/6y, वही y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, बराबर। तो हमारा दो वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया मुझे, दैट इज x का वैल्यू मिल गया 1/6y और y का वैल्यू मिल गया मुझे 6x। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/6y या फिर y/6 भी बोल सकता हूं इसको, और y इज इक्वल टू 6x हो गया इसी तरह से। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एंड आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब आगे बढ़ लेते हैं। एक और एग्जांपल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अगेन एग्जांपल नंबर 2 है, सॉल्व एग्जांपल है अगेन। तो यहाँ पे मैं उसको भी करा देता हूं ताकि आप लोग को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। फिर हमारा जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, यानी कि अगला लेक्चर जो हमें फटाफट लेके आ जाऊंगा, उसमें हम लोग सीधा प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 7.1 वो आप लोग के लिए सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें बाद में कमेंट करके बता देना, ये वीडियो खत्म होने के बाद। लेकिन उसके पहले एक और एग्जांपल फटाफट से मैं आपके लिए अच्छे से करा देता हूं, ताकि आपका जो बेसिक है कंसेप्ट जो है एकदम टोटली 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रफ कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, फिर एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया हुआ है उसको भी हम लोग फटाफट से आपके लिए करा देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार चैप्टर है दोस्तों। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये चैप्टर एक ऐसा चीज है, बहुत सिंपल है, पहली बात तो नया है आपके लिए, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहेगा। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों इतना ईजी है कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाओगे, जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपने थोड़ा ही लेक्चर अभी तक देखा है, मोस्टली हाफ से ज्यादा लेक्चर देख लिया, लेकिन आपको 100% समझ में आ गया है। तो भी मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए एक और एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, जो कि आपका सेकंड एग्जाम्पल है आपके सॉल्व एग्जाम्पल का। ओके, क्वेश्चन पहले क्या बोला है वो आपको रीड करके बता दूं। क्वेश्चन इस तरह से है, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। मतलब जैसे कि हम लोग को पहले जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन था आपको याद होगा कि मैंने क्या बोला था, x जो है डायरेक्टली वेरिएट करता है y से, मतलब x जितना रहेगा उतना ही y रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। तो सेम इस तरह से बोला है कि जो ग्राउंड नट का कीमत है, यानी कि जो शिंगदाना जो होता है, ठीक है ना, ग्राउंड नट मूंगफली जिसको बोलते हैं, तो उसका जो कीमत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके वेट के। मतलब अगर आप वेट बढ़ाओगे तो दाम भी बढ़ेगा। 1 किलो लोगे तो समझ लो 100 रुपया है, अगर 2 किलो लोगे तो 200 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका जो ग्राउंड नट का जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं आपको रीड करके बता दूं, फिर आपको मैं सॉल्व करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंड नट, मतलब 5 किलो शिंगदाने का जो कीमत है वो 450 रुपया है। तो आपको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट। तो आपको 1 क्विंटल ग्राउंड नट कितने में पड़ेगा, यानी कि 100 किलो होता है ना क्विंटल, मतलब तो वो कितने में पड़ेगा वो आपको निकालना है। बहुत सिंपल है। तो हम लोग को सबसे पहले कुछ इमेजिनेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, लेट प्रिटेंड करना पड़ेगा। क्या प्रिटेंड करना पड़ेगा, लेट द क्या कुछ तो x और y मानना पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं लिख नहीं सकता कि ग्राउंड नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, तो ऐसे मजा नहीं आएगा। तो शॉर्टकट में x एंड y हम मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है ग्राउंड नट का, लेट द, यहां पे हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट, मतलब ग्राउंड नट का जो कीमत रहेगा वो हमने माना
क्या रहेगा, इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि ग्राउंड नट का जो कॉस्ट है वो एक्स है और जो वेट है ग्राउंड नट का उसको वाई मान लिया। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज इक्वल टू एक्स और वेट जो है, वेट ऑफ ग्राउंड नट, जो भी रहेगा ग्राउंड नट का वेट जो रहेगा वो उसको हमने मान लिया वाई। तो एक्स एंड वाई आपको समझ में आ गया, एक्स आपका कॉस्ट है, वाई आपका वेट है, ये आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चन में क्लियरली बोल के रखा है कि जो ग्राउंड नट का जो कॉस्ट है वो वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई से, ऐसा हमें क्वेश्चन में लिख के बोला है। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वाई लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वाई हमेशा लिखते हैं हम लोग, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ता है। अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोल के रखा है कि 5 किलो जो ग्राउंड नट है, यानी कि 5 जो है आपका ग्राउंड नट, 5 केजी ग्राउंड नट है, उसका जो कीमत जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, लगभग 450 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो कॉस्ट रहेगा ग्राउंड नट का, मतलब हमारा जो यहाँ पे मैं अगर एक गिवन यहाँ पे लिखूं तो एक्स जो है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट है, हम लोग ने जो भी ग्राउंड नट लिया वो कितने का लिया, 450 रुपए का लिया, ठीक है। और कितना किलो लिया हमने, वाई ये दिया हुआ है हमें, कितना किलो लिया हमने, 5 किलो लिया है। तो y हमारा क्या है, 5 है, करेक्ट है, ये हमें दिया हुआ है। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि आपको बोला था क्वेश्चन में कि आपने क्या खरीदा, 5 किलो जब ग्राउंड नट खरीदा तो आपको 450 देने पड़े। तो 5 किलो, तो किलो को हमने क्या माना है, वेट को क्या माना है, मैंने y माना है, इसके लिए y मेरा 5 किलो है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 5, x मतलब कॉस्ट माना है, कितना प्राइस है, तो x कितना है मेरा 450 है, ये हमने मान लिया। तो x मेरा 450 है, y मेरा क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे मैं पुट ऑन कर सकता हूँ इसको, यस पुट ऑन कर लो, यहाँ पे दूसरा मार्कर चेंज कर ले दो ताकि आपको कन्वीनियंस हो जाए यहाँ पे। तो x मेरा क्या है, 450 है, तो 450 इज इक्वल टू k मेरा वैसे ही रहेगा, y इसको k के आगे क्या है, मल्टीप्लाई तो लिख दिया, और y मेरा कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो 5। तो आप यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकते हो, k इज नथिंग बट 450 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। 5 1 5 हो गया, 5 9 45 एंड 0। तो k का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे, k इज इक्वल टू 90, करेक्ट है दोस्तों। तो आपको k का वैल्यू मिल गया, यानी कि जो कांस्टेंट का वैल्यू, आपको अलग से ऐसा पूछा नहीं कि कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, ऐसा तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको k निकाला, क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्यों k निकालना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो k मैंने निकाल लिया, कितना वैल्यू आ गया, k का वैल्यू 90 रुपीज आ गया, ठीक है। मतलब k का जो वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 90 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाल लेता हूं, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन ने, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, जो हर बार हमेशा हम लोग निकालते हैं। कांस्टेंट निकालने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं आपको, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, इसको यहाँ पे पूरा कर दो। इक्वेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इज नथिंग बट x इज इक्वल टू ky होता है, ठीक है। तो x मुझे नहीं डालना है, डायरेक्ट k का वैल्यू डालना है, k का वैल्यू 90 है, तो x इज इक्वल टू 90y हो गया, ठीक है। x अगर 90y है तो हम लोग y भी निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 90 हो जाएगा, तो x अपॉन 90 हो गया। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया, x का जो वैल्यू है वो 90y है, y का वैल्यू जो है वो x अपॉन 90 है, ये हमें मिल गया। अब एक चीज है, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, कि अगर मैं 1 क्विंटल यहाँ पे क्या लेता हूं, ग्राउंड नट लेता हूं, 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 किलो। 100 किलो किस में आता है, यहाँ पे वेट किस में लिया हमने, y, यानी कि मुझे y का वैल्यू निकालना है। तो y जो है मेरा, मुझे 100 किलो के हिसाब से निकालना है। तो मैं क्या करूंगा सिंपली कि y मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ के केस में अगर मेरा y जो मैंने माना है, y कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। y मेरा क्या है दोस्तों, 100, क्योंकि 100 किलो का निकाल रहा हूं, तो y जब 100 है तो x मेरा कितना आएगा, यानी इसका कॉस्ट कितना आएगा, हमें यही तो पूछा है कि x जो है y के हिसाब से कितना आएगा। तो y मेरा अगर 100 किलो है, मतलब इस बार मुझे y जो है 100 मानना है, तो मेरा x यानी कि जो कॉस्ट है उसका वो कितना आएगा, तो सीधा सीधा हम लोग निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक जो क्विंटल है वो 100 है और एक का दाम कितना है 90, यानी कि x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपका आंसर आ गया, लगभग आपका आ गया x इज इक्वल टू 9 और 3 0 यानी 9000। मतलब जब भी आपने 5 किलो ग्राउंड नट खरीदा था तो आपको लगा था 450 रुपया, लेकिन वही आप अगर 1 क्विंटल अगर खरीदते हो ग्राउंड नट तो आपको पैसा लगेगा x इज इक्वल टू, यानी कि x का जो वैल्यू है 9000 रुपीज लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया। बहुत सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा तो आपको चिंता नहीं करना है। ये आपको उम्मीद करता हूं 100% समझ में आ गया होगा, पहला एग्जांपल, दोनों एग्जांपल भी। फिर भी दोस्तों हम लोग का आगे आने वाला जो लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है, उसमें जब प्रैक्टिस सेट हम लोग रियल एग्जांपल और लेके सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं भी समझ रहेगा दोबारा वीडियो देखो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि इसके बाद का जो लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें प्रैक्टिस सेट के ऊपर जो एग्जांपल्स कराऊंगा वो आप लोगों को ध्यान से देखना है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो आपका जो भी राय, अपनी सजेशन जो भी रहेगी, नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत की हमने, कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़े दिन का और वेट करना है, अगला लेक्चर जैसे आएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको 100% समझ आएगा। दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो वीडियो, 100% समझ में आएगा।
बिना देखे एक बार ट्राई करो, कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, सॉल्व करने की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर इतना ही। कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर करो सारे रिलेटिव्स को, बता दो कि एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर सर ने लेकर आ गए हैं, वेरिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूनिक भी है। तो फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।